हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। तो दोस्तों हम गेट फिजिक्स में वेक्टर कैलकुलस और मैट्रिक्स की प्रॉब्लम्स देख चुके थे। फिजिक्स के मैथमेटिकल फिजिक्स के पोर्शन में जो प्रॉब्लम्स 2010 से लेके 2020 तक जो प्रॉब्लम आई हुई थी वो हम वेक्टर कैलकुलस और मैट्रिक्स के केस में देख चुके हैं। उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम हमने कर लिया था। स्टूडेंट्स इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो 10 ईयर की प्रॉब्लम्स हमें लगानी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 लेक्चर्स में 10 ईयर की प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें 2010 से लेके और 2016 या जहां तक भी क्वेश्चन हो पाएंगे, 5 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वहां तक मैं इसमें कवर करूंगा। उसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन जो भी बचने वाले हैं वो कवर करके हम लोग 10 ईयर प्रॉब्लम्स देख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IIT एग्जाम हो गया या आपका गेट एग्जाम हो गया या CSIR नेट हो गया, तो इन सारे एग्जाम्स में टॉपिक आता है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो आप बहुत ध्यान से उन क्वेश्चंस को देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो फंक्शन है y का वो x का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे t का है, तो ये ध्यान रखें। तो इसलिए dy बाई dx ना होकर dy बाई dt होगा जहां पे हम डिफरेंशियल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट d2y बाई dt स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू 2 cos हाइपरबोलिक t सब्जेक्टेड टू द इनिशियल कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट। अगर y 0 इक्वल्स टू 0 मतलब t की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y हमें 0 मिलेगा। एंड dy बाई dt एट t इक्वल्स टू 0 इक्वल टू 0 अगर डिफरेंशिएशन लेंगे y का t के रिस्पेक्ट में और t इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू देखेंगे तो भी 0 मिलेगी। ये 2 कंडीशंस दो ही और एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट पहले ये केस है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। पहले तो स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों कैलकुलेट करते हैं, उनका सम जो होता है उसमें कंप्लीट सोल्यूशन देता है। अगर उसमें राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है अगर ये 0 होती है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होता है, तो हम बस अपनी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करके m1 m2 कैलकुलेट करके और m1 m2 अगर रियल इक्वल आते हैं या रियल डिफरेंट आते हैं तो उस हिसाब से हम अपनी इक्वेशंस को फॉर्म में लिख के और हम सॉल्यूशंस को लिख देते हैं। लेकिन स्टूडेंट इस केस में हम देखते हैं तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे इस केस में और फिर स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट पहले यहाँ पे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, d2y बाई dt स्क्वायर को dy लिखेंगे और यही d2 जो है इसको हम फॉर्म में कन्वर्ट करने के ऑक्सिलरी इक्वेशन में रूट्स हो जाएंगे और इस हिसाब से हम सॉल्यूशंस लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे हमने इसको d स्क्वायर ले लिया d2y को, तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट m की जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस 1 आई। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 रूट आए और डिफरेंट आए, तो हमारा जो CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है स्टूडेंट डिफरेंट रियल रूट के लिए वो होता है C1e m1t प्लस C2e m2t। अगर x होता तो यहाँ पे x आता है स्टूडेंट, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। तो स्टूडेंट C1e और m1 प्लस है तो यहाँ पे प्लस t हो जाएगा प्लस C2e और यहाँ m2 माइनस 1 है तो माइनस t हो जाएगा। स्टूडेंट CF तो हमारा निकल गया। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है क्योंकि हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि पूरा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए। तो स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें जो ये फंक्शन होता है हमारा, ये फंक्शन वही हमारा जो रेगुलर इक्वेशन में बनता है यहाँ पे, उसी को यहाँ पे हम रख देते हैं डायरेक्टली और उसके फिर जो हमारा राइट साइड में जो वैल्यू होती है जैसे 2 cos हाइपरबोलिक t था वो तो 1/f फंक्शन होता है और यहाँ पे हम अपना 2 cos हाइपरबोलिक t कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 1/d स्क्वायर माइनस 1 e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं स्टूडेंट की जो cos हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है 2 टाइम्स cos हाइपरबोलिक t की वो होगी e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है cos हाइपरबोलिक t इक्वल्स टू e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 cos हाइपरबोलिक t इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा जो तो इस तरीके से हम इक्वल करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट इस फंक्शंस को आप समझ पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस में अगर फंक्शन है यहाँ पे f e टू द पावर t के फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं e टू द पावर at जो है, तो यहाँ पे d की जगह पे उस a को पुट कर देते हैं और डायरेक्टली हम सॉल्यूशंस को लिख देते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन में a की वैल्यू 1 है और यहाँ पुट करते हैं तो 0 आता है। तो जब कंडीशन यहाँ भी स्टूडेंट जो कंडीशन है वो 0 का बन रहा है क्योंकि -1 का तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 इक्वल्स टू 0 बन रहा है। तो इस केस में स्टूडेंट क्या करते हैं हम इसको डिफरेंशिएट करके फिर वैल्यूज को पुट करते हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन लिया तो 2d ये भी हो जाएगा और इसका भी डिफरेंशिएशन 2d हो जाएगा डी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे t बाई 2d e टू द पावर t प्लस t बाई 2d e टू द पावर माइनस t। तो स्टूडेंट इसके बाद हमने डिफरेंशिएट कर लिया, क्योंकि डिफरेंशिएट तब करना पड़ता है स्टूडेंट, ऐसे तो हम a की वैल्यू e टू द पावर at जो होता है वहां से a की वैल्यू यहाँ d के प्लेस पे रख देते हैं और जो fd है उसकी जगह fa यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे 1/fd और जो हमारा राइट साइड में जो वैल्यू होती है वहां उसको यहाँ पे पुट करके हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से जो fd है वो fa में कन्वर्ट करके हम सीधे सॉल्यूशंस लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल के केस में। बट अगर 0 हो जाता है डिनोमिनेटर तो आपको डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, फिर फर्दर वो रूल फॉलो करना पड़ेगा जब तक कि कोई कांस्टेंट वैल्यू वहां पे नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हमने एक बार डिफरेंशिएशन लिया तो 2d दोनों जगह आ गया। अब यहाँ पे फिर a की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि fa यहाँ पे आएगा, ये fd है फंक्शन ऑफ d, तो fa की जगह यहाँ पे तो +1 रखा जाएगा d के स्थान पर, तो इजिली t बाई 2 et हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट a की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो t बाई 2 और -1 यहाँ रखेंगे माइनस e टू द पावर माइनस t। तो yt इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट c1 et प्लस c2 e टू द पावर माइनस t, जो कि हमारा पहले यहाँ पे आया हुआ था CF में, और हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है वहां से आ जा रही है t बाई 2 e टू द पावर t माइनस t बाई 2 e टू द पावर माइनस t। तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट ये सोल्यूशन तो मिल गया। लेकिन स्टूडेंट्स सोल्यूशन मिलने के बाद इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंडीशंस दी हुई है वो हम फुलफिल करा के और C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि y एट t इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम y t इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 रखेंगे तो आप देख सकते हैं अगर y इक्वल टू 0 रख दो t की वैल्यू 0 यहाँ पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे C1 और ये प्लस C2, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया मान लीजिए। और दूसरा जो कंडीशन था स्टूडेंट हमारा डिफरेंशिएशन dy बाई dt एट t इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट y दिया हुआ है और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ले लेंगे t के रिस्पेक्ट में y का, तो dy बाई dt इक्वल टू हो जाएगा c1 et माइनस c2 e टू द पावर माइनस t। तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ आ गया इसलिए स्टूडेंट्स, और t बाई 2 e टू द पावर t प्लस e टू द पावर t बाई 2 प्लस t बाई 2 e टू द पावर माइनस t और माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर माइनस t। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 2 फंक्शन है तो इसको ब्रेक करेंगे तो 4 फंक्शंस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट फिर यहाँ पे स्टूडेंट t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये t यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे तो ये t इक्वल टू 0 पे 0 और ये भी t इक्वल टू 0 पे 0 और यहाँ पे c1 माइनस c2 हो जाएगा ये, और ये हाफ हो जाएगा और ये माइनस ये हाफ हो जाएगा और ये माइनस हाफ हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पे c1 माइनस c2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो c1 प्लस c2 इक्वल टू 0, c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम दोनों इक्वेशन से c1 और c2 की वैल्यू को, तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब कैलकुलेट करेंगे c1 c2 की वैल्यू को तो c1 भी 0 आएगा और c2 भी 0 आएगा। तो स्टूडेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब c1 और c2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आ जाएंगी, c1 की वैल्यू भी 0 और c2 की वैल्यू भी 0। तो स्टूडेंट उस इक्वेशन में पुट करेंगे हम c1 c2 की वैल्यूज को, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो तो 0 हो जाएगा। पी की जो वैल्यू आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वो हमें मिल जाएगी t बाई 2 टू द पावर t माइनस t बाई 2 टू द पावर माइनस t। स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा हो जाएगा t बाई 2 ब्रैकेट में e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t। उसमें साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू हम जानते हैं कि e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई 2 होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t की जगह 2 साइन हाइपरबोलिक t लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर 2 साइन हाइपरबोलिक t रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है स्टूडेंट वो आ जाएगा t साइन हाइपरबोलिक t। तो इस तरीके से जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन देता है सेकंड ऑर्डर में कांस्टेंट कोएफिशिएंट के केस में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट के केस में, तो हम वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करेंगे और पार्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे और दोनों का सम करेंगे। और अगर बाउंड्री कंडीशन दी हुई है तो उसके हेल्प से हम कांस्टेंट जो दिया हुआ है c1 c2 जो हमारा आया हुआ है उन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे और उनकी वैल्यूज को पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा वो हमें मिल जाएगा। और स्टूडेंट कभी कभी जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, हाइपरबोलिक के फॉर्म में, कि हाइपरबोलिक के फॉर्मूले जरूर याद रखें। अगर हाइपरबोलिक के फॉर्मूले आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो हो सकता है कि आप ऑप्शंस को मिस कर जाएं। इसलिए स्टूडेंट अगर हाइपरबोलिक है वहां पे तो हर डायमेंशन से सोचें कि हो सकता है कि हाइपरबोलिक की जगह एक्सपोनेंशियल आ जाए और एक्सपोनेंशियल की जगह हाइपरबोलिक आ जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका सोल्यूशन हमने देखा, तो डी ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस x डिवाइडेड बाई y प्लस 1 आर अ फैमिली ऑफ। तो स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये किस कॉनिक सेक्शन को
बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस वन। तो स्टूडेंट आप वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं x को x की तरफ कर दिए, y को y की तरफ, तो y प्लस वन dy इक्वल्स टू माइनस एक्स dx। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाई टू और वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई इक्वल्स टू c1। एक कांस्टेंट तो आएगा स्टूडेंट इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगेगा, ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू c1। तो ये कांस्टेंट ही है स्टूडेंट्स। इस तरीके से अरेंज करते हैं तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अगर एक कांस्टेंट ले लें c, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये एक सर्कल का इक्वेशन बन रहा है। आप देख सकते हैं अगर h के उसका सेंटर होता है और रेडियस r होती है, तो हमारा जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और यहाँ पे स्टूडेंट कांस्टेंट ए भी होता है, आर तो कांस्टेंट ही होता है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये फैमिली ऑफ सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है, और जो सी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। ये जो स्टूडेंट फंक्शन है वो फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ डिफरेंट रेडियाई। तो स्टूडेंट ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सेंटर तो वेरी नहीं करेगा क्योंकि 0 और 1 ही है, लेकिन रेडियाई स्टूडेंट सर्कल तब भी होगा जबकि अगर C1 कुछ भी हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, बट सेंटर फिक्स है और रेडियाई 10 20 कुछ फाइनाइट वैल्यू देते हैं तो फैमिली ऑफ सर्कल्स शो करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ए ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखें, इसमें आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत थी कि अगर इस तरीके का फॉर्मेशन होता है तो वो सर्कल्स को शो करता है। तो अगर ये स्टूडेंट आपके ध्यान में है कॉनिक सेक्शन की चीजें, तो आप इसे इजिली स्टूडेंट लगा पाए होंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा हमने देखा ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। तो स्टूडेंट हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं और फर्दर स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dt square minus y is equals to 0 subjected to the boundary condition y at 0 is equals to 1 and y at infinity equals to 0। तो स्टूडेंट पहले तो हम सेम वही जो हमने सॉल्व किया था जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, और y 0 है तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जो टोटल सोल्यूशन होगा स्टूडेंट वो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। फिर जो उसके कांस्टेंट आएंगे उसकी हम बाउंड्री कंडीशन लगा के उसे कैलकुलेट कर लेंगे और हमें कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डी स्क्वायर से यहाँ पे डिनोट कर लेंगे इसे, और y ऐसे ही रह जाएगा। तो एफ डी का एक फंक्शन बनाएंगे और उसको इक्वेट करके हम रूट्स निकाल लेंगे m1 m2। जैसे तरीके से रूट आएंगे उस तरीके से हम अपने y फंक्शन की वैल्यूज को लिखेंगे। d2y माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो m स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू प्लस माइनस वन यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस वन आ रहा है तो आप जान रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो होगा y t इक्वल्स टू c1 e टू द पावर m1t प्लस c2 e टू द पावर m2t। तो यहाँ पे प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन, तो c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t, तो ये yt हो गया। और यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 1 है तो y एट 0 इक्वल्स टू 1, तो c1 प्लस c2 यहाँ पे c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। और इन्फिनिटी अगर केस लगाएंगे स्टूडेंट्स तो आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी है तो ये तो अपना 0 हो जाएगा, तो c1 ये तो यहाँ यही 0 हो जा रहा है, तो c1 इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट 0, तो c1 0 आएगा और c1 प्लस c2 1 है, तो स्टूडेंट्स जो c2 होगा वो 1 होगा, तो c1 0 और c2 1। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे c1 और c2 का, तो स्टूडेंट c1 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और जो c2 1 है तो स्टूडेंट yt इक्वल्स टू आ जाएगा e टू द पावर माइनस t। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा, मैंने जैसे आपको सजेशन दिया था कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल में आ रहा है तो उसको हाइपरबोलिक जरूर आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे हाइपरबोलिक के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो कॉस हाइपरबोलिक t माइनस साइन हाइपरबोलिक t। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ध्यान रखना होगा, या तो e टू द पावर माइनस t ऑप्शन में दिया हो या cos हाइपरबोलिक t माइनस साइन हाइपरबोलिक t। इस तरीके से स्टूडेंट डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट हाइपरबोलिक के केस में एक्सपोनेंशियल और हाइपरबोलिक का फॉर्मूला और दोनों में रिलेशन जरूर ध्यान रखें। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, उससे रूट्स निकाले, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखा, और इसमें जो कांस्टेंट आया उसको हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई और उन्हें कैलकुलेट करके हमने अपना एग्जैक्ट सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट फाइनल सोल्यूशन जो हमारा है cos हाइपरबोलिक t माइनस sin हाइपरबोलिक t। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। फंक्शन yz सेटिस्फाई द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस 1 अपॉन z y प्राइम माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, वेयर m इक्वल्स टू 0 1 2 3। कंसीडर द फोर स्टेटमेंट्स p q r s एज गिवन बिलो। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है z टू द पावर m एंड z टू द पावर माइनस m आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m।
z to the power m and z to the power minus m are linearly independent solution for all values of m greater than 0. ln z and 1 are linearly independent solution for m equals to 0. and s जो लिखा हुआ स्टूडेंट स्टेटमेंट वो है z to the power m and ln z are linearly independent solution for all values of m. So the correct option for the combination of valid statement is, तो स्टूडेंट पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा कि पी आर एंड एस ओनली या पी एंड आर ओनली या क्यू एंड आर ओनली या आर एंड एस ओनली। स्टूडेंट इस तरीके से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। y डबल प्राइम प्लस 1 बाई जेड वाई प्राइम माइनस एम स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बाई इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे जेड दिया हुआ है, जेड स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस जेड वाई प्राइम माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि जेड, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स है। एक जनरल हम मान लेते हैं कि टू द पावर एक्स है, डी को मान लेते हैं कि डी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट हम इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। जेड स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट जेड स्क्वायर वाई प्राइम प्लस जेड वाई प्राइम, क्योंकि हम तो 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या माना हुआ है, डी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट जो हमारा जेड स्क्वायर वाई डबल प्राइम होगा वो हो जाएगा हमारा डी डी माइनस 1, क्योंकि हम ई टू द पावर एक्स माना हुआ है। उसको आप कैलकुलेट करेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका जो जेड वाई प्राइम हो जाएगा डी वाई, जेड वाई प्राइम आपका हो जाएगा डी वाई। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सपोनेंशियल एक्स को आप डेरिवेटिव में रख के अगर रखेंगे तो ये आपको मिलेगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस फंक्शन को रख के इसमें डेरिवेटिव कर लेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो माइनस डी और डी कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर। तो इस केस में आपको क्या मिल रहा है, जो रूट्स मिल रहे हैं वो इक्वल्स मिल रहे हैं, रियल और इक्वल और 0 है रूट्स। तो C1 प्लस C2x, और यहाँ पर आप जानते हैं ब्रैकेट में मिलता है ई टू द पावर m1x जो रूट्स आया रहता है। तो यहाँ m1 0 है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसकी वैल्यू टोटल 1 हो जा रही है। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है C1 प्लस C2x, और जो x है इसको स्टूडेंट्स अगर z इक्वल टू ई टू द पावर x है तो जो x है वो कितना हो जाएगा ln z। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स C1 प्लस C2 ln z। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम देखेंगे तो और हमारा क्या है करेक्ट। तो यहाँ से हमने जैसे ही m इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट किया डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू, तो हमें जो सोल्यूशन आया वो हमें उससे लगा कि हमारा जो आर है वो करेक्ट है। अब देखते हैं स्टूडेंट एक अदर कंडीशन पे, जबकि हम जनरल m को 0 नहीं लेते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन किस फॉर्म में आ रहा है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि m ग्रेटर है 0 से, तो हम देखते हैं तो डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई। तो स्टूडेंट उस केस में आप देख सकते हैं पहले तो यहाँ पे ये सब चीजें तो सेम थी, यहाँ पे एम स्क्वायर वाई ही आपका m0 था तो ये कैंसिल आउट हुआ था। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये तो डी माइनस 1 प्लस डी हो जाएगा और ये एम स्क्वायर वाई यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा और एम स्क्वायर बचेगा, तो डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो रूट्स हैं स्टूडेंट वो कितने मिलेंगे, प्लस माइनस एम। तो जो रूट्स हैं स्टूडेंट्स वो हमें मिल रहे हैं रियल और डिफरेंट, प्लस माइनस एम। तो हमने सोल्यूशन लिखा था अभी ऊपर आपको बताया था कि y इक्वल टू C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम x की वैल्यू ln z के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 e टू द पावर m log z प्लस C2 e टू द पावर माइनस m log z। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारा e टू द पावर माइनस m, तो यहाँ पे m यहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, आप सब समझ रहे हैं लॉगरिथम में पावर को, z टू द पावर m इक्वल टू m log z। तो log z टू द पावर m इक्वल टू m log z होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे log z टू द पावर m e टू द पावर log z टू द पावर m और e टू द पावर log z टू द पावर माइनस m। तो स्टूडेंट यहाँ पे e पे पावर log है, तो ये डायरेक्टली आपका हो जाएगा C1 z टू द पावर m और आपका z टू द पावर माइनस m। तो इस तरीके से सोल्यूशन जो होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू C1 z टू द पावर m प्लस C2 z टू द पावर माइनस m। और यहाँ पे स्टूडेंट m क्या है, ग्रेटर देन 0 है। Q भी यहाँ पे स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, तो स्टूडेंट Q क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट R और क्या है, Q और R क्या हुए, करेक्ट हो गए। तो स्टूडेंट किस केस में Q और R करेक्ट है, Q और C ऑप्शन हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट C ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब हमने m इक्वल्स टू 0 लिया तो हमने देखा हमारा R ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्योंकि ln z एंड 1 द लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें मिले m इक्वल्स टू 0 पे। और जब स्टूडेंट हमने अभी m कैन नॉट बी 0 लिया, m ग्रेटर लिया 0 से, तो स्टूडेंट जो सोल्यूशन आया उसमें हमने देखा कि z टू द पावर m एंड z टू द पावर माइनस m आर लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा Q ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो Q और R ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हमें C ऑप्शन में Q और R ओनली, तो दोनों स्टूडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ वैलिड स्टेटमेंट्स में अगर देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा C ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होगा।
स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का। तो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम जो क्वेश्चन बचे रहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, वो कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। कंसीडर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to xy if y equals to 2 at x equals to 0 then the value of y at x equals to 2 is given by। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू बतानी है x इक्वल्स टू 2 पे। तो x इक्वल्स टू 2 पे हमें उसकी वैल्यू भी बतानी है कि y कितना आएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। dy by dx इक्वल्स टू xy, तो यहाँ पे 1 by y dy और x dx इंटीग्रेट करेंगे तो ये ln y हो जाएगा। आपको पता है 1 by x dx इक्वल्स टू होता है ln x, तो 1 upon y इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू हो जाएगा ln y और इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हम इसे y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरीके से अगर e टू द पावर ये c हो जाए और यहाँ पे स्टूडेंट y इक्वल्स टू e टू द पावर लेंगे x स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे c आएगा अपना, तो कांस्टेंट को मान लेंगे c मल्टीप्लायर में, तो y इक्वल्स टू c e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कंडीशन अब लगाएंगे स्टूडेंट। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है और यहाँ पे c जो है कांस्टेंट है। तो हमें इस c को कैलकुलेट करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है y x इक्वल्स टू 0 पे y जो है 2 है, तो यहाँ पे y 2 लेंगे एट x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे y x को 0 रखेंगे। तो 2 और x को 0 रखेंगे तो c डायरेक्ट मिलेगा हमें, तो c की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो इसमें यहाँ से हमारा जो सोल्यूशन है वो आएगा y इक्वल्स टू 2 e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2। तो हमें जो वैल्यू चाहिए y की स्टूडेंट वो किस पे चाहिए, x इक्वल्स टू 2 पे चाहिए, क्योंकि जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी x इक्वल टू 0.2 था, लेकिन अब हमें वहां से हमने c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली उस कंडीशन को यूज करके। अब हमें स्टूडेंट्स क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए x इक्वल टू 2 पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 2 रखेंगे x की जगह पे और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे स्टूडेंट, 2 टू द पावर 2 तो 4 आ जाएगा, 4 बाई 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2 e टू द पावर 2। तो इस तरीके से हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा 2 e टू द पावर 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा डी ऑप्शन स्टूडेंट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो x इक्वल टू 2 पे y जो i है, y की वैल्यू है वो है 2 e टू द पावर 2। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना चाहिए और ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो रूट्स हैं उसे कैलकुलेट करके कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है और कैसे दोनों का सम करके हमें y की वैल्यू लिखनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया उसमें बाउंड्री कंडीशन को लगा के हमें कैसे कांस्टेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर पर्टिकुलर किसी वैल्यू पे x की किसी वैल्यू पे या t की किसी वैल्यू पे y पूछता है तो वो भी हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। और स्टूडेंट अगर हमारा कुछ वेरिएबल है z के फॉर्म में या ऐसा कुछ डिविजिबल में है तो हम कुछ लेट मान लेते हैं कि z इक्वल्स टू e टू द पावर x और उसे उस फॉर्म में स्टूडेंट रख के फिर हम उसका रूट बना के फिर हम उसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट में सेकंड डिग्री कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज करके उस इक्वेशन को और वहां से भी हम स्टूडेंट सोल्यूशन को वेरीफाई करते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन उस तरीके से भी देखा कि m इक्वल्स टू 0 पे और m ग्रेटर देन 0 के लिए। तो स्टूडेंट्स और हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं। तो हम शायद नेक्स्ट लेक्चर में हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको गाइडेंस नहीं है या जो इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ स्टूडेंट मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद।